चलो शुरू करेंगे। अपन लोग पिछली क्लास में पंजाब कंप्लीट किए है ना? यस सर। ठीक है, पंजाब के बाद अपने को जो देखना है वो है हरियाणा। ठीक, वेरी गुड। चलिए लिखिए तो हरियाणा। हरियाणा का शाब्दिक अर्थ हरि का घर। हरि का घर, हरि का घर। ओके, हरियाणा का अर्थ होता है हरि का घर। हरि का घर। इसकी राजधानी है चंडीगढ़। में बताया था पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़। ओके, हरि का घर, इसका शाब्दिक अर्थ हरि का घर। राजधानी ज्वाइंट कैपिटल है चंडीगढ़। चंडीगढ़ को बताया था केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसका प्रशासन केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। चंडीगढ़ में मैं बताया था कि इसको ली कार्बूजियर के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। इसके डिजाइन करता ली कार्बूजियर। ओके, यहाँ रॉक गार्डन है बताया था। घरेलू कचरा और औद्योगिक कचरा का उपयोग करके रॉक गार्डन का निर्माण किया गया है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में कैपिटल कॉम्प्लेक्स है बताया था आपको। कैपिटल कॉम्प्लेक्स जहां पर विधानसभा भवन, उच्चतम न्यायालय और आपका सचिवालय है। ओके, ठीक, वेरी गुड। यहाँ की भाषा लिखिए हरियाणवी। भाषा है हरियाणवी। यहाँ की भाषा हरियाणवी है। हरियाणवी है यहाँ की भाषा। ओके, देखिएगा, थोड़ा समझिएगा। हरियाणा बेसिक मीनिंग हरियाणा का होता है हरि का घर। हरि का घर। ओके, राजधानी है चंडीगढ़। राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ के लोग हरियाणवी बोलते हैं। हरियाणवी लैंग्वेज है यहाँ। एक्चुअल में हरियाणा में जैसे देखिए दो चीजें हैं समझना है। एक तो होता है लिंगानुपात। लिंगानुपात, सेक्स रेशियो बोलते हैं। क्या होता है सेक्स रेशियो? तो आपका जैसे किसी भी क्षेत्र में है ना, पुरुष और महिला की संख्या को निर्धारित करने के लिए लिंगानुपात का उपयोग किया जाता है। सेक्स रेशियो लिंगानुपात क्या होता है? तो प्रत्येक 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या को निर्धारित करना। ठीक है, 1000 पुरुष में कितनी महिला आ रही है ना। जैसे किसी क्षेत्र में अगर मान लीजिए 1000 पुरुष है तो उनके कंपेरिजन में महिलाओं की स्थिति क्या है। तो हरियाणा पूरे भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है, ठीक है, जहां पर न्यूनतम सेक्स रेशियो है। ठीक है, लिंगानुपात में सबसे कम। महिलाओं की स्थिति यहाँ पर थोड़ी है ना डाउन है लिंगानुपात। ठीक है, हरियाणा में सबसे कम है। बात समझ पा रहे? तो हरियाणा का सेक्स रेशियो क्या है बेटा? डाउन है। पूरे भारत में जितने भी राज्य है उसमें सबसे न्यूनतम राज्य है ना, सेक्स रेशियो में सबसे न्यूनतम सेक्स रेशियो किस राज्य का है? तो हरियाणा। ठीक है, ये आपका दिल्ली है। क्या है? दिल्ली। इसे लगा हुआ दिल्ली है और इसी दिल्ली से आपको निकालना है नेशनल हाईवे 1 को। ठीक है, ऐसा NH1 पंजाब में अपन देखे यस सर। बताया था। यस सर। चंडीगढ़ होते हुए क्या बताया था? पटियाला। याद आ रहा है ना? यस सर। तो इसी नेशनल हाईवे 1 में NH1 में सबसे पहले पकड़ेंगे सोनीपत। क्या बोल रहा हूं? सोनीपत।
सोनीपत, सोनीपत के बाद पकड़ेंगे पानीपत। क्या बोला? पानीपत। पानीपत, पानीपत के बाद ये वाला जो बेल्ट दिख रहा है ये तराइन है। क्या है? तराइन। ये सोनीपत है, दूसरा क्या बोला? पानीपत। ओके, याद रहेगा? उसके बाद क्या बोला? तराइन। याद रहेगा ना बेटा? तो फिर से थोड़ा सा लॉजिक लगा के इसको पढ़ना है कि हरियाणा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सबसे कम सेक्स रेशियो दिखाई देता है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है। सेक्स रेशियो क्या होता है? तो प्रत्येक 1000 पुरुष में महिलाओं की स्थिति, है ना, मतलब 1000 मेल में कंपेयर करेंगे महिलाओं की स्थिति। मान लीजिए आपका 900, 1000 पुरुष की तुलना में 900 क्या है? यहाँ महिला है। तो इसलिए जो महिलाओं का सेक्स रेशियो क्या है? लिंगानुपात क्या है? कम। महिलाओं की स्थिति यहाँ डामाडोल है। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा जो योजना लाई गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, ठीक है। इस योजना को याद रखना बेटा, हरियाणा राज्य में इंप्लीमेंट किया गया सबसे पहले। तो भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 2015 से चालू है। याद रखना बेटा, 22 जनवरी 2015 को पूरे देश के किस राज्य में इंप्लीमेंट किया गया? तो हरियाणा। क्षेत्र था आपका सोनीपत। क्या था? सोनीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत। क्लियर? हरियाणा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हरि का घर। हरि का घर। इसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़। भाषा कौन सी है? हरियाणवी। ओके, याद रहेगा? सेक्स रेशियो में सबसे कम सेक्स रेशियो, लिंगानुपात पूरे भारत में, है ना, सबसे कम सेक्स रेशियो वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा। इसीलिए याद रखना बेटा, 22 जनवरी 2015 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत, है ना, सोनीपत पानीपत हरियाणा से शुरू किया गया। ओके, और अगर छत्तीसगढ़ में पूछेगा तो रायगढ़ से। तो ऐसा क्वेश्चन अब आएगा नहीं। 2015 की स्थिति है, 10 साल हम लोग क्रॉस कर चुके। ठीक है, समझ में आ रहा बात? सोनीपत। क्या बोला? सोनीपत को याद रखना, देश का फर्स्ट हाईटेक आंगनबाड़ी है। छत्तीसगढ़ में मैं बताया था हाईटेक इंग्लिश मीडियम स्कूल धर्मपुरा रायपुर, बताया हूं ना। यहाँ याद रखना हाईटेक आंगनबाड़ी, हाईटेक आंगनबाड़ी। भारत का सबसे पहला हाईटेक आंगनबाड़ी क्या था? सोनीपत। ओके, सोनीपत को बुनकरों का शहर कहते हैं। बुनकर मतलब वेवर्स, जो आपका हथकरघा है ना, जो हैंडलूम वर्क करते हैं, कपड़ा की बुनाई करना। समझ में आ रहा है? तो ऐसे जो आर्ट्स होते हैं, ऐसी कला होती है, उसको बुनकर कहा जाता है। बुनकरों का शहर किसे कहते हैं? सोनीपत। सोनीपत। मैं बोला सोनीपत, ये NH1 में स्थित शहर है। NH1 सोनीपत को बुनकरों का शहर, सिटी ऑफ वेवर्स, बुनकरों का शहर कहते हैं। जो हैंडलूम वर्क करते हैं ना, हथकरघा कार्य करते हैं, उनको क्या कहते हैं? बुनकर। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ में कोसा साड़ी का काम करना, है ना, टसर कोसा का काम करना, तो इन लोग के लिए फेमस जैसे रायगढ़ है, चांपा है, बस्तर है, इन जिले हैं। वैसे पूरे ओवरऑल इंडिया में हमारा सोनीपत है जहां बुनकर आर्ट चलता है ना, हैंडलूम आर्ट चलता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बुनकरों का शहर। दूसरा मैं बोला पूरे देश का पहला हाईटेक आंगनबाड़ी। अब ये सब क्वेश्चन कभी पूछेगा नहीं, बस ये जानकारी के लिए। ठीक, अब हरियाणा को देखना है, सोनीपत के बारे में कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। तो देश का पहला हाईटेक आंगनबाड़ी, बोलो हाँ कि नहीं? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक, देखो तो हो गया? यस सर। क्लियर? यस सर। ये आपका सोनीपत है। सोनीपत एंड जैसे दिल्ली से आप आगे बढ़ोगे, इधर गुड़गांव गुरुग्राम ये सब आगे अपन देखेंगे, फरीदाबाद ये सब देखेंगे।
मैं बोला सोनीपत, पहला आप पॉइंट बनाएंगे, पहला जो आपका टारगेट रहेगा सोनीपत। सोनीपत पूरे देश में सोनीपत की विशेषता क्या है? इसको बुनकरों का शहर कहते हैं, सिटी ऑफ बुनकर। ओके, सिटी ऑफ वेवर्स, है ना, बुनकरों का शहर कहते हैं। यहाँ आंगनबाड़ी स्टैब्लिश किया गया। देश में इसकी विशेषता क्या बनती है कि ये हाईटेक आंगनबाड़ी, देश का पहला हाईटेक आंगनबाड़ी। ये पानीपत है। क्या है? पानीपत। याद रखना बेटा, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रखता है, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रखता है। हरियाणा तो अपने आप में हिस्ट्री से जुड़ेगा ही, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जैसे अगर जोड़ना है तो अभी अभी हिस्ट्री का बेस बनाते हुए पकड़ते जाना है। पानीपत को ऐतिहासिक स्थल बोल सकते हो, हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस, इट इज अ हिस्टोरिकल प्लेस, ऐतिहासिक स्थल है ये, जहां पर पानीपत के 3 प्रमुख युद्ध लड़े गए। प्रमुख युद्ध, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल, ठीक है, वो भी मिडिवल इंडिया का, मध्यकालीन भारत का। जब मध्यकालीन भारत का इतिहास अपन पढ़ेंगे तो उसमें 3 प्रमुख युद्ध के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा, जिसको पानीपत के 3 अलग अलग युद्ध के नाम से अपन जानेंगे। पानीपत का पहला युद्ध, ओके, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का पहला युद्ध, ठीक, ये लड़ा जाएगा 1526। कब बोल रहा हूं? 1526। पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। पानीपत का तीसरा युद्ध, ठीक, तीसरा युद्ध अलग है, इसको अलग से अभी रिलेट करेंगे। पहला मैं बोला पानीपत का पहला युद्ध। अभी मैं पूरा हिस्ट्री का आपको बेस बना रहा हूं, हिस्ट्री पढ़ा नहीं रहा हूं। हिस्ट्री में अपन देखेंगे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत के युद्ध। अपन गए कहा? दिल्ली से NH1 में भाग रहे हैं, समझ में आ रहा बात? NH1 में भाग रहे हैं तो हम सोनीपत क्रॉस किए तो कहां पहुंच गए? पानीपत। तो हमको यहाँ रिकॉल करना है कि पानीपत का 3 युद्ध लड़ा गया था। मध्यकाल में, भारतीय इतिहास में मध्यकाल में 3 प्रमुख युद्ध लड़े गए, जिसमें पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध। अभी 2 तो पहले पकड़ो, तीसरा को बाद में देखेंगे। पानीपत का पहला युद्ध जो लड़ा गया वो याद रखना डियर, इस समय बाबर आएगा। बाबर, क्या बोला? बाबर। तो बाबर मतलब मुगल बादशाह, मुगल वंश का संस्थापक, ठीक। और उस समय दिल्ली सल्तनत काल चल रहा है, 1526 का बाद 1526 में बाबर के साथ युद्ध होगा इब्राहिम लोधी का। किसका बोल रहा हूं? इब्राहिम लोधी, जो ये तय करेगा कि भारत में मुगल सत्ता स्थापित होगी कि नहीं। याद रखना, बाबर है ना, बाबर और इब्राहिम लोधी, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है? इब्राहिम लोधी। बाबर इब्राहिम लोधी को परास्त करेगा। याद रखना बेटा, बाबर का जीत होगा और भारत में मुगल सल्तनत काल की स्थापना होगी। मुगल, है ना, मुगल वंश की स्थापना करने का क्रेडिट किसको जाएगा? बाबर। तो वही युद्ध है, निर्णायक युद्ध है, जो कि पानीपत का फर्स्ट बैटल कहलाता है, जिसमें बाबर, है ना, मुगल वंश की नींव रखेगा। यहाँ से दिल्ली सल्तनत काल खत्म होगा। दिल्ली सल्तनत काल खत्म होगा, कौन सा वंश स्थापित होगा? मुगल वंश। ओके, पानीपत का जो दूसरा युद्ध लड़ा जाएगा, इस समय अकबर जो है, अकबर, ठीक, मुगल वंश में बाबर का हुमायूं, हुमायूं के बाद कौन? अकबर, 1556। समझ में आ रहा है? ये अकबर बैरम खां के संरक्षण में रहेगा। बैरम खां, जब पेटीकोट शासन चलते रहेगा, है ना, इसकी दाई माँ, याद रखना, जब इसको पालते रहेंगे तब बैरम खां इसको प्रोटेक्ट करेगा। तो बैरम खां के संरक्षण में अकबर का युद्ध होगा। इस समय भारत का, ठीक है, जो हिंदू अंतिम शासक होगा वो था हेमू। कौन बोल रहा हूं? हेमू, ठीक है। हेमू के साथ युद्ध होगा और हेमू को पराजित करेगा। देखना, आप अगर जोधा अकबर मूवी देखे होगे तो अकबर छोटा रहता है और ऋतिक रोशन वाला देखे हो? नहीं देखे हो? बहुत अच्छी बात, मत देखो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हिस्टोरिकल मूवी देखना ही नहीं
हमको एनिमेशन मूवी देखना है या कार्टून मूवी देखना है, समझ में, ये सब हिस्ट्री से हमको कोई लेना देना है नहीं। तो अकबर जब ना बैरम खां के साथ जाता है, ठीक है ना, उस समय हेमू हाथी से लड़कर हाथी में चढ़कर आते रहता है, दिखाता है, देखना मूवी में। तो गलती से हेमू के आंख में एक तीर लग जाता है और हेमू गिर जाता है। तो उसके जो सैनिक लोग रहते हैं, सेनापति लोग रहते हैं, लोग ये सोचते हैं हेमू मारा गया और छोड़कर भाग जाते हैं। और हेमू को फिर पकड़ लेता है कौन? बैरम खां। अकबर उसको मारना नहीं चाहता पर बैरम खां मार देता है। देखना, समझ में आ रहा बात? और यहाँ पर अंतिम हिंदू शासक का क्या होता है? शासन समाप्त होगा और यहाँ से अकबर का शासन की शुरुआत। तो ये दूसरा युद्ध है। पहले बताओ, ये दोनों युद्ध समझ में आया क्या? हाँ, किसको नहीं आ रहे बाबू? आ गया पक्का? क्या हो रहा है? आ गया? चल तू खड़े हो बेटा, चल बोल। सोनीपत, पानीपत। सर सोनीपत में सबसे पहले वहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्टार्ट हुआ था। क्या स्टार्ट हुआ? तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ क्या है? योजना है, योजना। सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जाती है, मोदी गवर्नमेंट, इंडिया सरकार जब स्टैब्लिश 2014 में, मोदी जी का पहला थीम था, एक तो सिंचाई को बढ़ावा देना, दूसरा भारत में महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट पर काम करना। महिलाएं सशक्त कैसे होंगी? उनको समाज में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब तो जब एक राज्य दिख रहा है वहां देश में जहां पर पुरुष प्रधान है ना सत्ता है, महिलाओं की स्थिति जर्जर है। देखो हरियाणा में महिलाएं की स्थिति मतलब डाउन है, समझ में आया? ठीक, तो इस चीज को समझो। लिंगानुपात सेक्स रेशियो में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। ओके, इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत सोनीपत, पानीपत। ओके, यहां से शुरू हुई 22 जनवरी 2015। 22 जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत है। ओके, कहां से? सोनीपत और पानीपत। ठीक है डियर? दूसरा पॉइंट मैं बोला, सोनीपत में हाईटेक आंगनबाड़ी, देश का पहला हाईटेक आंगनबाड़ी। पानीपत को हम लोग इतिहास से जोड़ेंगे तो भारत में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल के रूप में, क्योंकि मध्यकालीन भारत का जब इतिहास पढ़ा जाएगा तो मेडिवल इंडिया में याद रखना 3 प्रमुख युद्ध लड़े गए, जिसको पानीपत के 3 बैटल्स के नाम से अपन जानते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक, कब होगा? तो 1526, 1526। इस समय भारत में दिल्ली सल्तनत काल चलते रहेगा। मध्यकालीन भारत में अपन लोग पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक जब मुस्लिम अटैक पढ़ेंगे, उसके बाद जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की नींव रखेंगे। गुलाम वंश से लोधी वंश तक जाएगा। तो लास्ट में जो शासक रहेगा वो है इब्राहिम लोधी। इधर बाबर आएगा बाहर से, तो बाबर का सबसे बड़ा चैलेंज कौन रहेगा? इब्राहिम लोधी। 1526 का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य लड़ा गया, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें बाबर का विजय होगा और इब्राहिम लोधी पराजित होगा। और यहीं से भारत में मुगल वंश की शुरुआत। 1526 से 1530 में उसकी मृत्यु हो जाएगी। समझ में आ रहा है? 4 ही साल शासन कर पाएगा बाबर। गद्दी पर बैठेगा कौन? हुमायूं का जो बाबर का जो सेनापति था शेरशाह सूरी। समझ में आ रहा है? इसको बाबर अपने सेनापति के पद से निकाल देगा, क्योंकि ये जान रहा था बाबर की मेरे बेटे को खतरा है, क्योंकि हुमायूं एक अयोग्य शासक उसको दिखाई दे रहा है। तो ये सब कहानी अपन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। जब उस समय पानीपत बोलूं तो तुम्हारा दिमाग तुरंत हरियाणा जाना चाहिए। क्लियर? तो पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी, जिसमें बाबर की विजय और इब्राहिम लोधी पराजय होगा। ओके, दूसरा युद्ध जो लड़ा जाएगा वो 30 साल के बाद 1556। इस समय अकबर का शासन शुरू हो रहा है। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर गद्दी पर बैठेगा, पर अकबर अभी छोटा है, मात्र 11-12 साल का वो मतलब एक युवा लड़का रहेगा, यंग बैच का लड़का रहेगा, तो मैच्योर है नहीं। तो पहले उसको बैरम खां उसको पालेगा, समझो, उसको प्रोटेक्ट करेगा। शासक अकबर ही है पर अंडर द बैरम खां।
बैरम खां के संरक्षण में वो चलेगा। तो उस समय भारत में वापस मुगलों को अपना वर्चस्व स्थापित करना है, तो भारत में हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य आ गया। पढ़ोगे हेमू के बारे में। नमक बेचता था बेटा हेमू अपने शुरुआती दिनों में। बताऊंगा, यहाँ रेवाड़ी नामक जगह है, रेवाड़ी सुने हो? हाँ ठीक, हरियाणा में रेवाड़ी, यही पर नमक बेचता था हेमू। सोचो कितना संघर्ष किया होगा। नमक बेचने वाला एक दिन हिंदू सम्राट बनेगा। समझ में आ रहा है? अपन सब सीखेंगे बेटा। वो शेरशाह सूरी के शासनकाल में हेमू पनपेगा, शेरशाह सूरी का सेनापति बनेगा, बाद में फिर हिंदू साम्राज्य की स्थापना करेगा। तो अंतिम हिंदू शासक अगर इतिहास में कभी भी क्वेश्चन आया तो याद रखना कौन है? हेमू। हेमू जब गद्दी पर है, इस समय अकबर फिर वापस आएगा, ठीक है, मुगल बादशाही शासन को स्टैब्लिश करने के लिए, मुगल शासन को स्टैब्लिश करने के लिए। उस समय 1556 का समय रहेगा अंडर द बैरम खां। बैरम खां के संरक्षण में, बैरम खां के संरक्षण में अकबर का युद्ध होगा। किसके साथ युद्ध होगा? तो हेमू के साथ, और हेमू को मार दिया जाएगा। तो पानीपत का दूसरा युद्ध। अभी खाली आपको नाम याद रखना है बस, बिहाइंड द स्टोरी आप आगे हिस्ट्री में पढ़ें। 1761 में जब मराठा शासन एक चरम सीमा पर रहेगा, मतलब मराठा इतना कॉन्फिडेंस थे ना, इतना कॉन्फिडेंट थे मराठा कि उनको एक प्रकार से बोला चाहिए कि अहंकार हो गया था कि हमको कोई पराजय, मतलब हमको कोई हरा नहीं सकता। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? यस सर। मराठा शासन हम लोग पढ़ेंगे अलग से। तो उस समय मराठा साम्राज्य, ठीक है, मराठा साम्राज्य ये पूरे भारत में ना, उत्तर भारत में सबसे बड़ा मतलब बोलना चाहिए कि साम्राज्य था। अब इस समय अपन लोग पढ़ेंगे आगे, जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा 1761 की बात है। इस समय अहमद शाह अब्दाली, कौन? अहमद शाह अब्दाली, ये भारत आएगा और अपने पुत्र को दिल्ली के आसपास, जम्मू कश्मीर के आसपास क्षेत्र में, है ना, छोड़कर चले जाएगा। बोलेगा बेटा इस क्षेत्र को तू संभालना, मैं जा। और उस समय मराठा जाएंगे और जाकर मार देंगे। तो अहमद शाह अब्दाली को पता चलेगा, अहमद शाह अब्दाली को बोलेंगे, समझ में आ रहा है? उसके बेटे को मारेंगे तो उसका बेटा को पूछेंगे कि हाँ क्या हुआ, तो बोलेगा तू मेरे पापा को नहीं जानता। कौन? उसका बेटा। तब बोलेगा कौन है तेरे पापा? तो अहमद शाह अब्दाली। और मारेंगे उसके बेटे को। कौन? मराठा। तो ये बात पता चलेगी किसको? अहमद शाह अब्दाली को, संजय दत्त को। समझ में आ रहा है? पानीपत मूवी देखे? नहीं, हमको अनुपमा देखना है, हमको क्या देखना। संजय दत्त आएगा वापस टेंशन में कि मेरा बेटा, तो पूछेगा बेटा जब तेरे को मारने आए थे तो तू बताया नहीं कि मेरा बेटा है? तो बोले पापा मैं बताया आपको बेटा, और मारे मेरे बेटा। समझ में आ रहा है? तब फिर अहमद शाह अब्दाली, उस समय ना मराठा लोग जाएंगे, सोचेंगे कि अहमद शाह अब्दाली को हरा देंगे। बकायदा मराठा की महिलाएं ना रात तिलक करके भेजेंगी। उस समय उन लोगों को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि कोई भी युद्ध पे जाते थे, पहले युद्ध पे जाते थे और जीत का मतलब जैसे पहले ही मनाना शुरू कर देते। तो अचानक से जब डेड बॉडी वापस आएगा, कहाँ? पुणे। समझ में आ रहा है? नागपुर पढ़े हो ना, ग्वालियर, इंदौर सब पढ़े हो ना, मराठों के अलग अलग शासन क्षेत्र है। तो इन लोग ना पूरा देख के सरप्राइज हो जाएगा, सदमे मृत्यु हो जाएगी। उस समय बताऊंगा सदस्य राव ये सब के बारे में। सब अभी कुछ नहीं जानना, अभी बस इतना जानना है कि पानीपत का 3 युद्ध लड़ा गया, 1526, 1556, 1761। ये माइंड में सेट होना चाहिए। पहला युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी, दूसरा युद्ध हुआ अकबर अंडर द बैरम खां वर्सेस कौन है? तो हेमू, हिंदू शासक हेमू। और लास्ट में अहमद शाह अब्दाली वर्सेस कौन? पूरा मराठा साम्राज्य। ओके, ये 3 युद्ध लड़े गए। ये पानीपत से जैसे ही भागोगे बेटा, पाओगे करनाल को। क्या को? करनाल। ये करनाल याद रखना, पूरे भारत में भैंस बोल रहा, भैंस, अगल बगल नहीं देखना है। क्या बोल रहा हूं? भैंस या दूध, 2 वर्ड यूज करेगा, ठीक। करनाल में एक तो याद रखना भैंस या दूध। इस पर रिसर्च करने के लिए अनुसंधान केंद्र है ना,
नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर, नेशनल, याद रखना बेटा, भैंस रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र, ये करनाल में है, हरियाणा के करनाल में है। ओके, यस सर। हाँ तो बोलो। यस सर। इसी करनाल में स्पॉट का नाम है तराइन, एक बहुत बड़ा मैदानी क्षेत्र था ये तराइन, तराइन। अब मैं मध्यकाल के शुरुआती दौर पर ले जा रहा हूं। अभी तो मैं सीधा 1526 में लाया था, मैं आपको ले जा रहा हूं 1191। क्या बोल रहा हूं बेटा? 1191। दिख रहा है ये इंडिया? ये आपका दिल्ली है बेटा, दिल्ली। ओके, और दिल्ली के आसपास 1191 बोल रहा हूं, 1191 एडी। दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में चौहान वंश का वर्चस्व है। चौहान वंश उस समय सत्ता पर थी। इधर से गौर प्रदेश से मुस्लिम अटैक होगा मोहम्मद गौरी का। कौन बोल रहा हूं? मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी नहीं बोल रहा हूं, गौरी, गौरी, ठीक है। गौरी का अटैक होगा और इस समय चौहान वंश के जो बोला चाहिए कि ऊर्जावान शासक थे वो थे पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। ये पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश के सर्वप्रतापी शासक कौन? पृथ्वीराज चौहान। पूरे भारत में इनका वर्चस्व था, उत्तर भारत में। इसी समय में कन्नौज के क्षेत्र में, यही कन्नौज आसपास में, इधर डब्बा बना रहा हूं ताकि आपको दिखे। कन्नौज में एक शासक होंगे, वरिष्ठ शासक, याद रखना, जयचंद। क्या बोल रहा हूं? जयचंद। जयचंद की पुत्री का नाम है संयोजिता। क्या नाम है? संयोजिता। अब पृथ्वीराज चौहान, इनका वर्चस्व पूरे उत्तर भारत में स्थापित था। इनके, है ना, युद्ध शैली को देखकर, इनके बोला चाहिए वीरता के प्रमाण को देखकर इस संयोजिता को, ठीक है ना, इनसे प्रेम हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान प्रेम हो जाता है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि दोनों कहीं मिल रहे हैं, ये मतलब अपनी कल्पनाओं में ही प्रेम हो गया, मन ही मन प्यार करने लगी। समझ में आ रहा है? कौन? संयोजिता। अब ये बात पसंद नहीं आ रहा है जयचंद को कि भाई मेरे सामने आज का लड़का आकर अपना मतलब पूरा सत्ता स्थापित कर लिया और मैं बैठा वहीं आपका आलू छीलते रह गया। पहले ही न खपवाया बैठा हुआ है जयचंद, टेंशन में, झंडू बाम लगा के, फुल टेंशन में। भाई अब तुम सोचो ना, यहां मान लीजिए कि एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप आज देखिए कि कोई आपका सीनियर एक्टर है, मान लीजिए सलमान खान। अब सलमान खान का पूरा सत्ता स्थापित है, पूरे बॉलीवुड को कंट्रोल करके रखा है सलमान खान। अब सलमान खान के कंपेयर में सुशांत सिंह राजपूत हाई हो रहा है, शाहरुख खान सलमान खान को बीट कर रहा है, तो गर्दन पकड़ लिया जाएगा, दबा दिया जाएगा। भाई तुम सोचो ना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मान लीजिए मैं एक यंग टीचर हूं, मेरे से कोई वरिष्ठ टीचर कोई है, 50 साल 55 साल का कोई बुजुर्ग आदमी है, पहले उसका साम्राज्य चल रहा था, अचानक में आया, एक पल में झटके से खत्म। अब सब जगह राहु सर चल रहा है, तो वो चिढ़ेगा ना अंदर से। ये भाई ये रहता है, कॉम्प्लेक्सिटी ये रहता है, महिला पुरुष दोनों में रहता है, महिलाओं में ज्यादा रहता है, अलग बात है। समझ पा रहे हैं बात? अब इसके सामने ये बुजुर्ग, इसके सामने इसको दिक्कत हो रहा है कि मेरे सामने जयचंद बोल रहा है, मेरे सामने पृथ्वीराज चौहान का पूरा वर्चस्व आपका, उसकी चर्चाएं चल रही, ठीक। अब ये बात पता चलती है कि जयचंद को कि मेरी पुत्री को इससे प्रेम हो गया। पहले ही टेंशन में था, 102 डिग्री बुखार था इसको। अब जब पता चला कि पुत्री को हो गया प्रेम, तो 106 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, मतलब अंतिम अवस्था। होता है ना भाई, कभी कभी किस्मत उल्टा चल जाता है। अब तुम सोचते रहोगे जाऊंगा रे मस्त आज सब्जी बनाऊंगा खाऊंगा बोल के, और उसी दिन करेला ले तो लौकी, ज्यादा तुम लोग को पसंद होगा लौकी, मेरे को तो नहीं पसंद, ठीक है। अब घर जाओगे भूख लगता रहेगा भयंकर, क्योंकि बाहर खा नहीं रहे हो, तो सोच रहे हो घर जाऊंगा रे घर में मस्त बना होगा, अब वहां बना क्या है? लौकी। वही कहानी है। ये सोचा कि मेरी पुत्री बड़ी होगी, इसका मस्त स्वयंवर कराऊंगा, विवाह कराऊंगा, बड़े सर्वप्रतापी योद्धा से इसका विवाह कराऊंगा।
अब ये तो क्या निकल रही है, पृथ्वीराज चौहान से इसको प्रेम हो गया। क्लियर है? यस सर। तो याद रखना बेटा, ये कहानी बैकग्राउंड में चल रही है इसी समय में 1191 एडी 1191 ईस्वी की बात कर रहा हूं। इस समय मोहम्मद गौरी का पहली बार अटैक होगा चौहान वंश के समय। यस सर। इस समय युद्ध होगा मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, जिसको तराइन का पहला युद्ध कहेंगे। तराइन का फर्स्ट युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन किसके किसके मध्य लड़ा गया? पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी। ओके, पृथ्वीराज चौहान इसको मतंग ढोएगा ना सरफ एक्सेल के साथ। समझ में आ रहा बात? मोहम्मद गौरी को पराजित करेगा। मोहम्मद गौरी को याद रखना बेटा, पराजित करके छोड़ देगा, ये गलती करेगा पृथ्वीराज चौहान। भागेगा मोहम्मद गौरी, जब युद्ध में हारता रहेगा भाग जाएगा, वापस चले जाएगा, वापस जाएगा, यहाँ तंबू गाड़ेगा, बोलेगा आज के बाद मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक मैं पृथ्वीराज चौहान को नहीं पराजित करूं। कई लोग मुंह फुला के बैठ जाते हैं ना, यस सर। जब तक मोबाइल नहीं लोगे मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा वाला। यही कहानी किसका है? मोहम्मद गौरी। होता है ना ऐसा यार? आपको कोई अपमानित कर दिया, आपको कोई पराजित कर दिया, आपको लग रहा है कि मैं इसको बीट कर सकता था, तो आत्मसम्मान की बात हो जाती है। और सबसे बड़ा मतलब चोट कब लगता है? जा तेरे को छोड़ दिया, जा तू क्या याद रखेगा, छोड़ दिया। यही कहानी पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को मारा नहीं, मारता तो कहानी वहीं खत्म हो जाती। और याद रखना बेटा, मैं तुमको जरूर सिखा रहा हूं, अब आगे पता नहीं कब तक हमारा संबंध रहेगा, पर जहां दुश्मन दिखे ना वहां मार दो या दबा दो, छोड़ो मत। छोड़ना नहीं है, छोड़े ना तो दिक्कत होगा, फिर वो कभी ना कभी आएगा। जैसे सांप आया, हालांकि मैं किसी भी जानवर को नहीं मारता, मैं बता रहा हूं, इवन दो मैं मच्छर को भी नहीं मारता। भगवान कसम, मेरी मम्मी बोलती कैसा आदमी है रे तू, बोलती मैं बोला मच्छर क्यों मारूंगा, समझ में आया बात? नहीं मारता। तो आपको ये नहीं करना है ना बेटा, सांप आया तो कुचल देना, खत्म कर देना, नहीं तो सांप डस देगा तुम। अब सांप जीवन में बहुत सारे हैं, तुम्हारे अगल बगल बैठे हुए हैं फ्लेवर वाले, तू काहे टेंशन में है रन? हाँ ऐसे हंसा कर यार, इधर देख इधर देख, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तेरा। मैं क्या बोला? पृथ्वीराज चौहान और किसका युद्ध हुआ? मोहम्मद गौरी। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, करनाल के पास तराइन के मैदान में, याद रखना बेटा, मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान का युद्ध लड़ा गया, जिसको फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तराइन का पहला युद्ध कहते हैं। 1191 पृथ्वीराज चौहान पूर्णतः हावी हो चुका था मोहम्मद गौरी पर, अपनी जान को बचाकर मोहम्मद गौरी भागा। पृथ्वीराज चौहान दया उदारता दिखाते हुए उसको छोड़ दिया, और यही गलती करता है कौन? पृथ्वीराज चौहान। अब यहाँ पर गौरी बैठा हुआ है तंबू लगाकर, ई ना चल बे, जब तक पृथ्वीराज चौहान को मैं मारूंगा नहीं, मैं जाऊंगा नहीं। ये भारत क्यों आया? ये सबसे बड़ा रीजन है। वाई इंडिया? मोहम्मद गौरी जो भारत आना चाह रहा था, उस समय भारत था अखंड भारत। तो मोहम्मद गौरी का दो उद्देश्य था, एक तो बेटा धन लूटना, साम्राज्य का विस्तार करना, अपने साम्राज्य को एक्सपांड करना, साम्राज्य का विस्तार करना, और दूसरा याद रखना बेटा धर्म का प्रचार प्रसार, मुस्लिम धर्म की स्थापना करना। इस उद्देश्य से भारत आना चाहता है। उस समय चौहान वंश का शासन था भारत में, और ये बैकग्राउंड में चल रहा है संयोजिता है ना, पृथ्वीराज चौहान के प्रेम है ना के चर्चे पूरे भारत में चल रही है। यहीं पर जयचंद को इस बात का पता चलता है, जयचंद टेंशन में इसका स्वयंवर रच देता है। क्लियर है? यस सर। स्वयंवर होता है संयोजिता का, बड़े बड़े योद्धा लोग आते हैं, शासक लोग आते हैं। तो अब संयोजिता को मनचाहा वर, स्वयंवर मतलब मनचाहा वर, स्वयं से वर चुनने की प्रक्रिया क्या है? स्वयंवर। समझ पा रहे हो? ये जाती है, जाकर क्या करती है, पृथ्वीराज चौहान को पत्र लिख देती है ना, अपने गुप्तचर के माध्यम से पता चलता पृथ्वीराज चौहान को, आता है भरी सभा में स्वयंवर से उठा के ले जाता। पहले ही टेंशन में है जयचंद, ये कहानी पूरा इंडिया चल रहा है, मेरे सामने आज का लड़का आ गया, दूसरा पुत्री को उठा के ले गया, वो भी स्वयंवर से भरी दरबार से है ना, थू थू हो रहे सब जगह। जयचंद टेंशन में, इधर ये टेंशन में, कौन? क्लियर कहानी? ठीक। तो इस समय क्या होता है, मोहम्मद गौरी और जयचंद दोनों जब आपका पृथ्वीराज चौहान को टारगेट करते रहते हैं, तो जयचंद को पता चलता है
कि इससे कुछ समय पहले, एक आध साल पहले युद्ध हुआ है गौरी का किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान, जिसमें गौरी को भरा अपमान सहना पड़ा। ये अपने गुप्तचर के माध्यम से इसके पास संदेश भेजेगा, कैन यू डील विथ मी, मेरे साथ आना चाहोगे? क्योंकि मैं दिल्ली में इसको रिप्लेस करूंगा, तुम्हारे युद्ध का बदला लूंगा और गद्दी पर मैं बैठ जाऊंगा। कौन बोल रहा है? इतिहास हमको बहुत कुछ सिखाता है बेटा। इतिहास ये सिखा रहा है कि यदि कोई हारा है, यदि कोई अनसक्सेस हुआ है, यदि कोई पराजित हुआ है, तो केवल अपनों की गद्दारी के वजह से हुआ है। अब तो ये ससुर बन गया है ना, इसको चुपचाप रहना चाहिए ना। ये जा रहा है कि नहीं मारूंगा, ये भी बोल रहा है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तू मेरे को मारेगा बोल रहा है। कौन? पृथ्वीराज चौहान। अब ये इसको खबर भेज रहा है, अकेले तो शक नहीं रहा है, इसको पृथ्वीराज चौहान। तो इसके साथ डील करेगा, किसके साथ? मोहम्मद गौरी अपने, ठीक है ना, गुप्तचर के माध्यम संदेश भेजेगा, दोनों मिल जाएंगे। अब गौरी को पूरा भारत दिख रहा है, कंधा मिल गया है किसका? जयचंद का। समझ में आ रहा है? इसी समय पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि है चंद्रबरदाई। क्या नाम बोल रहा हूं? चंद्रबरदाई। ये लिखता है बेटा 1192 में फिर से युद्ध लड़ा गया, जिसको तराइन का दूसरा युद्ध कहते हैं, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192। चंद्रबरदाई की रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो। क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में लिखता है कि पृथ्वीराज चौहान को उसके ससुर ने धोखा दे दिया, गद्दारी कर दिया। कौन? जयचंद। जयचंद मोहम्मद गौरी के साथ संयुक्त रूप से संग्राम में, कलेक्शन में, कलेक्टिव फॉर्म में युद्ध करेगा और पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देंगे 1192। और ये कहता है कि पृथ्वीराज चौहान की आंखें तक भी फोड़ दी गई। अब देखो बेटा, इतिहास में हर चीज का उगता प्रमाण नहीं मिल पाता, कुछ लोग अलग लिखते हैं, कुछ लोग अलग लिखते हैं। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार, चंद्रबरदाई की प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो, इसके अनुसार कहता है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और पराजित करके, ठीक है, उसकी आंख भी फोड़ दी गई। अब जयचंद खुश, अपने दामाद को मरवा दिया, अपनी बेटी को विधवा कर दिया, खुश हो रहा है, सोच रहा है दिल्ली पर जाकर बैठूंगा। तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित किया मोहम्मद गौरी को, दूसरे युद्ध में खुद पराजित हो गया। कौन? पृथ्वीराज चौहान। किसके कारण? तो उसके ससुर जयचंद के कारण। क्लियर हो रहा है? ये कहानी समझ में आई? अपने ससुर के कारण पराजित हुआ, बाद में पृथ्वीराज चौहान को उठाकर ले गया काबुल के क्षेत्र में, मतलब गजनी प्रदेश, मोहम्मद गौरी। ओके, अफगानिस्तान का बैंड आंख फोड़ दिया था दोनों का, पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई, उसका दरबारी कवि। कौन है? चंद्रबरदाई। तो उस समय फिर से युद्ध हुआ। ठीक है, ऐसे लिखते हैं लिखने वाले, बाकी एक किंवदंती है, कहानी है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का निर्णायक युद्ध हुआ। ठीक है, इसी बीच में 1215 में, क्या बोल रहा हूं? 1215 में याद रखना बेटा, कन्नौज के क्षेत्र में चंदावर का युद्ध होगा। चंदावर का युद्ध होगा जिसमें जयचंद को लॉलीपॉप पकड़ा देगा। कौन? मोहम्मद गौरी। जयचंद सोचेगा दिल्ली की सत्ता में अपना शासन स्थापित कर लूंगा। मोहम्मद गौरी बोलेगा बेटा तू निकल। किसको? जयचंद। समझ में आया? जयचंद को पराजित कर लेगा और पूरा दिल्ली में अपने साम्राज्य को स्थापित कर देगा, जयचंद को पराजित करेगा। क्लियर? फिर युद्ध बताया 1191, 1192 और 1215। इस समय पृथ्वीराज चौहान कहाँ है? अफगानिस्तान के क्षेत्र में। क्लियर हो रहा है? तो ऐसा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के अनुसार कहते हैं कि काबुल के मैदान में आमने सामने थे। कौन? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान उसको चैलेंज करेगा मोहम्मद गौरी को, मेरी आंख नहीं है फिर भी मैं तेरे से लड़ने के लिए तैयार हूं, क्या तू लड़ सकता है? क्या तू लड़ सकता है? ठीक, तो हाँ लड़ूंगा बोलेगा। कौन? मोहम्मद गौरी। तो अब इसके लिए ना याद रखना बेटा, एक शर्त रखी जाती है कि हाँ मैं तो जरूर लड़ूंगा, पर मेरे को ना गाइड करने के लिए एक आदमी चाहिए। वो आदमी कौन है? चंद्रबरदाई। तो उसमें जो फेमस पंक्ति लिखाती है वो कहती है
युद्ध चलते रहता है, चिल्ला चिल्ला कर चंद्र बरदाई बताते रहता है। किसको? पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान को बताते रहता है, तो उसमें लिखा हुआ है पंक्ति, ठीक है ना, 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रधान। 4 बास की दूरी पर है, 24 गज दूर है, अंगुल अष्ट प्रधान। ओके, ता ऊपर सुल्तान है, मत चुको चौहान। गद्दी पर बैठा है कौन? सुल्तान मोहम्मद गौरी। अंधा है, दिख नहीं रहा है, सुन रहा है, और वहीं से शब्द वेदी बाण छोड़ता है कौन? पृथ्वीराज चौहान। उसकी पंक्ति को सुनकर और यहीं पर मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। ऐसा लिखते हैं इतिहासकार, ऐसा पृथ्वीराज रासों में लिखा गया है, ठीक है ना। 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रधान, ताव पर सुल्तान है, मत चुको चौहान। बात समझ में? और इस प्रकार से मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। ऐसा लिखते हैं, पर ऐसा है कि नहीं है ये कौन जानता है कि नहीं? तो यहाँ का पृथ्वीराज चौहान ने किसको मार दिया? मोहम्मद गौरी को, आंख फूटने के बाद भी, अकॉर्डिंग टू द पृथ्वीराज रासो। पर अभी हमारे काम का क्या है? 1151 सॉरी 1191 1192 1215 3 निर्णायक युद्ध तराइन के क्षेत्र में लड़े। ओके डियर, देखो ध्यान से। सोनीपत में हाईटेक आंगनबाड़ी, सोनीपत को बुनकरों का शहर। पानीपत को याद रखना, इतिहास से जोड़ेंगे। पानीपत में मध्यकाल के 3 प्रसिद्ध युद्ध लड़े गए। पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध 1526, 1556, 1761। करनाल में डेयरी या भैंस अनुसंधान केंद्र, डेयरी रिसर्च सेंटर का है तो करनाल हरियाणा, भैंस अनुसंधान केंद्र का है तो करनाल हरियाणा। तराइन के 3 युद्ध, ये 15, 26, 56 और मैं बोला 1761। ये बोल रहा हूँ बेटा, याद है ना, 1191, 1192 और 92 के साथ 1215। याद हो गया क्या? देखो तो ध्यान से। चंदावर का युद्ध 1194 1215, ठीक है। आगे पढ़ेंगे ना बेटा, अभी डेट को याद रखो, घबराओ मत, ठीक? याद रहेगा? ठीक, आगे बढ़े। जैसे ही करनाल क्रॉस करोगे, ठीक है, ये पड़ेगा कुरुक्षेत्र। क्या? कुरुक्षेत्र। महाभारत में जो महाभारत का निर्णायक युद्ध लड़ा गया वो इसी मैदान में लड़ा गया, कुरुक्षेत्र के मैदान। इसीलिए तो बोला हरि का घर, हरि का घर। महाभारत की जन्मभूमि किसे मानी जाती है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र। भागवत गीता का जन्म स्थान कौन सा है? कुरुक्षेत्र। क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का ज्ञान दिया, गीता उपदेश दिया, वो इसी मैदान पर, युद्ध भूमि पर जब पहुंचे अर्जुन, समझ में आ रहा है बात? तब जब युद्ध में, जब आपका कौरव वर्सेस पांडव होना था, नहीं जान रहे टाइप का मुंह को बना दिया ना, पांडव कौन? नहीं सर नहीं पता। जान रहे कौन है पांडव? 5 पांडव थे, मैं तो 9 तो सुना था बेटा, 5 तो है। किसके पुत्र हैं? चुप रहो ना, कुंती के पुत्र हैं, और ऐसी पैदा हो गए कुंती। और कौन है? पांडु पुत्र कौन है? पांडव। और उधर कौन है? कौरव। कितने भाई थे? 100। समझ गया ना? वो महाभारत पढ़ोगे तब बताएंगे। तो इनके बीच युद्ध हुआ बेटा, आपका सत्ता को लेकर, है ना, धन संपत्ति को। समझ देखो, प्रॉपर्टी के चक्कर में रोज लड़ रहे हैं लोग। आज भी भाई भाई को मार दे रहे हैं, माता पिता को मार दे रहे हैं बालक लोग। कलयुग है, चरम सीमा पर है। एफस्टीन फाइल में देखो ना भाई, इंसान का मांस खाते हुए दिखा रहे। क्या वजह? तुम लोग मुंह को काहे बना रहे हो? खाने वाले खाते हैं भाई, फ्लेवर है उनका, अपना अपना टेस्ट है, तुमको काहे टेंशन हो जा? तो कुछ भी हो सकता है। इसकी शुरुआत देखो कलयुग में, जब कलयुग लगने से पहले की बात कर, है ना? समझ पा रहे हैं ना? कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। तो जब अर्जुन युद्ध भूमि में पहुंचा, तो युद्ध भूमि में जब देखा कि मेरे सामने में मेरे गुरु हैं, मेरे सामने में मेरे पूरा रिलेटिव है, भाई बहन है, सॉरी बहन बोल रहा, भाई है, चाचा है ना, मामा है, सब लोग बैठे हुए। अब इनसे युद्ध लड़ना है बोल के तो आगे सरेंडर मार देते। तब भगवान कृष्ण क्या करते हैं? उनको गीता उपदेश देते। समझ में आया? ये रिश्ता तो तुमको इस जन्म में मिला है। क्या तुम जानते हो कि इससे पहले कौन था, क्या था? गीता में क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। अब गीता उपदेश देना
था भगवान कृष्ण को, क्योंकि संसार के लिए एक मैसेज कन्वे करना था। ओके, तो अर्जुन को जो बताया गया है, जो उनका वार्तालाप अर्जुन और भगवान कृष्ण के संवाद को ही गीता उपदेश के नाम से अपन जानते हैं। तो गीता उपदेश की जन्मभूमि किसे मानते हैं? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को महाभारत और गीता, महाभारत का युद्ध का जन्मभूमि क्या है? कुरुक्षेत्र। ओके, और भागवत गीता की जन्मभूमि किसे मानते हैं? कुरुक्षेत्र। ओके बेटा, याद रहेगा। ये अंबाला है। क्या है? अंबाला। अंबाला में याद रखना बेटा, ये हरियाणा का साइंस सिटी है। वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली नाम याद रखना, हरियाणा। ओके डियर, याद रहेगा। देखो तो यहां तक याद हुआ क्या? याद हो गया? उधर आपका पंजाब है, अपन जोड़े हैं। ठीक, याद आ रहा है ना? पंजाब, चंडीगढ़, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, सब बताया हूँ। आगे बढ़े बाबू, यहाँ तक क्लियर? बोलो, कोई दिक्कत है क्या? हो गया ना? ठीक, देखिए ये है आपका गुरुग्राम, गुड़गांव, गुड़गांव क्या बोलते हैं इसको? गुड़गांव। ये है रेवाड़ी, रेवाड़ी। ये है फरीदाबाद, 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 रेवाड़ी, गुरुग्राम। ये आपका है कैथल। क्या है? ये है जिंद। क्या है? जिंद। ये हिसार। देखो नाम को देखो पर, गुरुग्राम। गुरु द्रोणाचार्य जो है ना, द्रोणाचार्य जान रहे हो ना? कौन थे जी? अर्जुन के गुरु, ठीक है ना? इनका जन्म भूमि यहाँ हुआ, इसीलिए इसको गुरुगांव बोलते। गुरु का गांव मतलब गुरु गांव, गुड़गांव पड़ गया नाम, या गुरुग्राम। गुरु द्रोणाचार्य की जन्मभूमि। ओके, पर आज वर्तमान में मारुति सुजुकी और बड़े बड़े जैसे कि आपका है ना कार बनाने वाली कंपनी है, इनका ये आपका बोलना चाहिए कि हब है। गुड़गांव में ही मारुति सुजुकी का हेड क्वार्टर, हीरो मोटर कॉर्प्स, हीरो मोटर कॉर्प्स इसका आपका हेड क्वार्टर। मैं बताया था रेवाड़ी वो क्षेत्र है जिसकी गलियों पर हेमू, हिंदू शासक हेमू के बारे में बताया ना, यही नमक बेचता था। ये रेवाड़ी में नमक बेचने का काम करता था। कौन? हेमू। हेमू का शुरुआती दौर संघर्ष से बीता है। तो आप लोगों का जीवन अगर स्टार्टिंग में संघर्ष से भरा हुआ है तो आप लोग घबराए मत, कभी भी आप हिंदू शासक बन सकते हैं। चाय बेचने वाला जब देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो तुम क्यों नहीं? तो जब तक ना अंतिम चरण तक पहुंचो नहीं तब तक निर्णय लेना नहीं बेटा, ठीक है? देखो डिसीजन लेने में ना समय लो, ठीक, पर ज्यादा समय भी नहीं लेना है ना? समय जरूर लेना है, सोच विचार कर कोई भी काम करना है। रेवाड़ी की गलियों में हेमू, हिंदू शासक हेमू जो आगे चलकर शासक बनेगा, वो क्या करता था? नमक बेचने का कार्य करता था। गुड़गांव। ओके, फरीदाबाद ये बड़ा सिटी है बेटा, याद रखना। उधर कैथल है। क्या है? कैथल। कैथल के बाद क्या बोला? जिंद। जिंद के बाद हिसार। ठीक, अपन लोग आगे पढ़ेंगे बेटा। दिल्ली सल्तनत काल, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ओके, तो दिल्ली सल्तनत में एकमात्र पहली व आखिरी एकमात्र महिला शासक होगी रजिया सुल्तान। क्या? रजिया सुल्तान। दिल्ली इल्तुतमिश की पुत्री थी। आगे पढ़ेंगे इल्तुतमिश, सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे बेटा। इस समय दिल्ली के क्षेत्र में अमीरों का नियंत्रण था। अमीर संगठन, 40 दल, ये सब पढ़ेंगे आप लोग। 40 लोगों का समूह, 40 अमीर लोगों का समूह। इन लोगों को पता नहीं। अब तुम लोग सोचो ना, तुम लोग मान लीजिए पुरुष प्रधान तुम्हारा समाज है जहां पर सारा डिसीजन लेने का कार्य पुरुष वर्ग करता है। जैसे तुम्हारा घर है, मान लो बोल रहा हूं, तो फिर मानना है ना भाई, हर चीज को मान के चलना है। तो मान लीजिए कि तुम्हारे घर में पुरुष प्रधान सत्ता है, सारे निर्णय पुरुष लेता है। मतलब जैसे कि कोई भी, जैसे आपको स्कूल पढ़ने जाना है
आप चाहते हो कि नहीं रायगढ़ क्षेत्र से बाहर में जाकर कोई बोर्डिंग स्कूल में पढ़ूं, तो पापा की अनुमति होगी तभी जा पाओगे। पापा एक बार में डिनाई कर दिए, नहीं भेजना है, सारा खेल वहीं खत्म। तो उस समय जो सत्ता थी, जो समाज थी, वो पुरुष प्रधान थी। और इस समय जो दिल्ली सल्तनत काल का जो सुल्तान होता था, शासक होता था, उसने चालीसा दल का भी निर्माण कर लिया था कि अपने, है ना, अपने बोला चाहिए कैबिनेट का निर्माण, अपने कोई भी डिसीजन लेने के लिए उनसे सलाह लेता था, उनसे निर्णय लेता था, उनके अंडर में काम करता था, है ना। तो इस समय जब इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को, ठीक है, शासक बनाया, तो इन लोगों को पचा नहीं। अब तुम सोचो ना, तुम्हारे घर में कोई पुरुष प्रधान, है ना, शासक है, या फिर जो घर को चलाने वाला पुरुष है, अब इस समय कोई महिला उसको लीड कर दे, तो बाकी जो बड़ा फैमिली है, बाकी पुरुषों को पचेगा नहीं। ये लड़की हमको सिखाएगी, ये हमको बताएगी कैसे करना है, कैसे खाना है, कैसे उठना है। तो यही चीज पचा नहीं। तो रजिया को याद रखना बेटा, मार देते हैं। तो दिल्ली सुल्तान की पहली व अंतिम शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। महिला में बोल रहा हूँ, दिल्ली सल्तनत काल का बोल रहा हूँ, भारत का नहीं बोल रहा। इनका मृत्यु कहाँ हो गया? कैथल। ओके, रजिया सुल्तान की हत्या कहाँ की गई थी? कैथल। ओके, ये दोनों बेटा याद रखना, जब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, तो जिंद और हिसार दोनों को पढ़ेंगे, ठीक है। जिंद का प्राचीन जो नाम था सिंधु घाटी सभ्यता के समय में, वो था राखीगढ़ी। क्या है? राखीगढ़ी, जहां जौ के साक्ष्य मिले। किसका एविडेंस मिला है? जौ। आज से कई हजार वर्ष पूर्व जब हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, पहली मानवीय सभ्यता जिसका विकास हुआ था, है ना, तो उसमें एक क्षेत्र था राखीगढ़ी। ये राखीगढ़ी कहाँ है? जिंद में। और यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता में क्या के साक्ष्य मिले थे? जौ, मतलब वो लोग जौ की खेती करते थे। ये हिसार है, इसको बनवाली, क्या बोला? बनवाली, बनावली या बनवाली, बनावली या बनवाली, ठीक। तो ये हिसार, ओके। ये दोनों सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित स्थान थे, राखीगढ़ी और बनावली, बनावली। ओके डियर, यस सर। इतना को याद रखना हरियाणा में। देखो तो ध्यान से, कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो पूछो। मैं एक बार रिवाइज करवाता हूं, कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। सबको याद होना चाहिए ना, जैसे पंजाब याद किए तो वैसे आपको हरियाणा याद है ना। पूरा इंडिया कम से कम आपको दिखना चाहिए बेटा, फिर आप जीएस पढ़े तो मजा आए, ठीक। देखिए कहीं पर कोई डाउट है पूछिए। सबसे पहले हरियाणा को बेस बनाना, पहले इंट्रोडक्शन लिखना। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बताना कि हरियाणा का शाब्दिक है हरि का घर, हरि का घर। राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ को फिर डिटेल से वहां रिवाइज करते हुए बता देना कि चंडीगढ़ को पंजाब हरियाणा संयुक्त राजधानी माना जाता है। पंजाब और हरियाणा दोनों का कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ को याद रखना बेटा, डिजाइन करके भारत में पहली बार आजादी के बाद 1948 डिजाइन करके इसको बसाया गया। ये गंगा यमुना का जो तराइन क्षेत्र है, हिमालय का शिवालिक हिमालय, और शिवालिक हिमालय के नीचे वाला क्षेत्र कौन सा? तराइन का बेल्ट, दलदली क्षेत्र बताया हो ना, उसी के आसपास बसाया गया। तो हिमालय के शिवालिक हिमालय के दक्षिण साइड में इसको बसाया गया चंडीगढ़ को, क्योंकि पंजाब जो था इसकी राजधानी थी लाहौर। क्या बताया था बेटा? लाहौर। पर जैसे ही विभाजन हुआ 1947 में भारत पाकिस्तान का, तो लाहौर शिफ्ट हो गया, कैपिटल शिफ्ट हो गया, पंजाब का कैपिटल शिफ्ट कहां हो गया? पाकिस्तान। तो सबसे बड़ा एक चैलेंज था कि अब पंजाब की राजधानी हमको बनानी है। इसलिए ली कार्बूजियर के द्वारा चंडीगढ़ को डिजाइन करके योजना और प्लानिंग के तहत, इसलिए भारत का फर्स्ट प्लान सिटी कौन सा है? चंडीगढ़। ली कार्बूजियर, ओके, ठीक। 1948 चंडीगढ़ को बसाया गया, पंजाब हरियाणा का ज्वाइंट कैपिटल बनाया गया। याद रखना बेटा, ये एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका प्रशासन सीधा केंद्र के द्वारा संचालित होता है।
यहाँ रॉक गार्डन है बेटा, रॉक गार्डन। मोहाली क्रिकेट स्टेडियम बताया था ना, रॉक गार्डन है, मोहाली क्रिकेट स्टेडियम है। दूसरा याद रखना, यहाँ कैपिटल कॉम्प्लेक्स है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, ये सब चंडीगढ़ में बताया। इसके बाद बता दो कि हरियाणा जो है हमारा, ये पूरे देश में न्यूनतम सेक्स, मिनिमम सेक्स रेशियो अगर किसी राज्य का है तो वो हरियाणा आपका सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य। 1000 पुरुष में महिलाओं की स्थिति को लिंगानुपात कहते हैं, सेक्स रेशियो कहा जाता है। सबसे कम है, महिलाओं की स्थिति यहाँ पर उतनी अच्छी नहीं है हरियाणा में। इसीलिए याद रखना बेटा, भारत में जब 22 जनवरी 2015 को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना की शुरुआत की गई, तो सबसे पहले जो टारगेट स्टेट रखा गया, टारगेट राज्य रखा गया, वो कौन सा था? हरियाणा। सोनीपत पानीपत के क्षेत्र से इसकी शुरुआत की गई। फिर बेस बनाओ नेशनल हाईवे 1 को, नेशनल हाईवे दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा होते हुए पंजाब, पंजाब से बताया था अमृतसर, अमृतसर से होते हुए आपका अटारी बॉर्डर तक, ओके। अमृतसर के पास से NH1A ऊपर चले जाएगा पठानकोट, याद आ रहा है ना? ओके। तो सबसे पहले आप पकड़ेंगे सोनीपत, भारत का सबसे पहला और आपका हाईटेक आंगनबाड़ी, बुनकरों का शहर कहते हैं सोनीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत, ठीक। पानीपत, पानीपत को याद रखना, इतिहास में 3 बड़े बैटल, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ओके। पहला हुआ 1526, दूसरा हुआ 1556, तीसरा हुआ 1761। पहला युद्ध बाबर वर्सेस कौन? इब्राहिम। दूसरा युद्ध याद रखना बेटा, अकबर जो कि बैरम खान के संरक्षण पर था, उसका युद्ध होगा हेमू। अंतिम हिंदू शासक कौन है? हेमू, मध्यकालीन भारत में, ओके। अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा साम्राज्य, तीसरा युद्ध, ओके। पानीपत से जैसे ऊपर जाओगे कर्नाटक, पूरा आपको दूध पर रिसर्च करते हुए लोग दिखेंगे। याद रखना, मिल्क या डेयरी रिसर्च सेंटर, डेयरी रिसर्च सेंटर, भैंस अनुसंधान केंद्र, या फिर आपका डेयरी अनुसंधान केंद्र, दूध नहीं बोल रहा हूं, डेयरी, ओके। डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी अनुसंधान केंद्र, भैंस अनुसंधान केंद्र, कर्नाटक। कल्पना चावला जो थी, यही की थी, चंद्रमा में जाने वाली पहली भारत की पहली महिला कल्पना चावला, ओके। लैंडिंग से कुछ सेकंड पहले ही ब्लास्ट हो गया बेटा, मृत्यु हो गई, ओके। कल्पना चावला, क्लियर? ओके। इनका जन्मभूमि है कौन सा? करनाल। इसी करनाल के पास तराइन है, क्या है? तराइन। तराइन का 3 प्रमुख युद्ध लड़ा गया। पहला याद रखना 1191, ओके, मोहम्मद गौरी वर्सेस कौन है? तो पृथ्वीराज चौहान, ठीक। दूसरा युद्ध लड़ा गया 1142, मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीता, दूसरे में पराजित हो गया। जयचंद, क्या बोला? जयचंद। कन्नौज के क्षेत्र में जो शासक था वो कौन था? जयचंद, ठीक। तीसरा 1215, बस अभी डेट याद रखना। इससे जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, कुरुक्षेत्र, महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। दूसरा, भगवान कृष्ण के द्वारा गीता का उपदेश कहाँ दिया गया था? कुरुक्षेत्र। अंबाला, साइंस सिटी ऑफ द हरियाणा, ओके। कैथल, महिला, भारत की पहली महिला, ठीक है, शासिका थी बेटा, कौन? इसको षड्यंत्र करके मार दिया गया। कहाँ मारा गया? तो जिंद हिसार, दोनों आपका सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड स्पॉट है। याद रखना बेटा, जिंद को याद रखना बेटा, राखीगढ़ी, और हिसार को बनावली। यही पास आपको जौ के साक्ष्य मिले हैं, जहां पर आपका कहीं ना कहीं जौ की खेती का प्रमाण देखने को मिलता है। ये सब कहानी हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ेंगे, अभी तो आपको इतना याद रखना, ओके। ठीक, क्लियर है? कर लोगे इतना? देखो तो